आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 8 शुरू करते हैं। ठीक है, पार्ट 7 तक का आप लोग को वीडियो बना दिया गया है, वो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट 7 में आप लोग को बताए थे कि कॉन्सेंट्रिक सेल का किस तरह से पोटेंशियल निकाला जाता है। ठीक है ना, और वो टॉपिक ख़त्म हो गया था। हम लोग एक नया टॉपिक लेके चले हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लोग सेल के, ठीक है ना, थिन जो सेल होता है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब सरफेस पे कितना चार्ज कैसे आता है, फिर सरफेस से और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो उसमें कैसे जाएगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मेनली हम लोग देखेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम हमारा क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन थिन कंडक्टिंग सेल। ठीक है, थिन कंडक्टिंग सेल पर देखिए, यहाँ पर एक थिन कंडक्टिंग सेल बनाया हुआ है। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि जो हम लोग पहले पढ़े थे सेल, उसमें हम चार्ज को बाहर से देते थे, चार्ज को बाहर से देते थे, लेकिन इसमें जो है चार्ज पहले से ही अंदर है, तो ना अंदर से बाहर चार्ज निकलेगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, है बात समझ में। इसमें चार्ज पहले से अंदर है, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर एक सेल बनाया हुआ है, थिन कंडक्टिंग सेल है। ये कंडक्टिंग सेल इसलिए ये चार्ज अंदर है और ये बाहर से क्या कर रहा है, अपना निकाल रहा है चार्ज फील्ड, है ना। तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर एक दिखाया गया है, ये जो फिगर है ये पूरा फिगर उसी के लिए बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है ये थिन सेल है, इसमें चार्ज है ना, प्लस क्यू, प्लस में ही दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जब एक थिन सेल है और अंदर में एक चार्ज है प्लस क्यू, तो ये सारा जो है इसका फील्ड कैसे निकलता है, बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड, बाहर की ओर होता ना है। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड होता है। मतलब कि सारा जो चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इस सरफेस पर आ जाएगा, सरफेस पे सारा चार्ज आ जाएगा। तो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, बात सही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ जानना है आपको। वो क्या जानना है, तो वो जानना है कि चूँकि ये चार्ज Q प्लस Q है, ये बाहर की ओर जा रहा है, तो सरफेस पे जो चार्ज आएगा ना वो कौन सा चार्ज आएगा, तो माइनस Q आएगा। प्लस Q चार्ज अंदर है तो बाहर कौन सा आएगा, माइनस Q चार्ज आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो है सेल के अंदर जो है हम लोग क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। ये देखिए, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को देखना है, इस पॉइंट को समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, मतलब कि जब चार्ज मूव नहीं कर रहा, चार्ज स्थिर हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हो, मतलब रेस्ट में हो, तो कंडक्टर के मटेरियल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। इसमें कहने का मतलब कि कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं रहेगा, बात समझिएगा, कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के मटेरियल का। क्योंकि देखिए ये जो थिन सेल होता है इसका भी एक पतला सा लेयर होता है, थिंकनेस होता है, कुछ होता होगा कि नहीं, इसका भी एक थिंकनेस होगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, एक ये और एक बाहर वाला, है ना, ये थिंकनेस को दिखा रहा है, देखिए लिखा हुआ भी है थिंकनेस। तो इस थिंकनेस के अंदर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बात समझ में आया। इस थिंकनेस के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वही मटेरियल होता है कंडक्टर का, वही मटेरियल हुआ। ये नहीं कि ये कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, पहले बच्चा से बात समझना है। ये थिन सेल हो गया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। ठीक है, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके मटेरियल का, मटेरियल मतलब ये जो थिन सेल जो है इसका लेयर है ये, ठीक है, इस लेयर में जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आया। इस लेयर में जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर जीरो, ये बात क्लियर है ना। इसके लेयर में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसको बोलते हैं मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
बात समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर एक हम दिखाने के लिए क्या किए हैं कि एक गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस पे होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये गॉस लॉ में बताया गया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। याद होगा आप लोग को, है ना, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था ना, याद है, ठीक है। तो इस समय क्यू इनसाइड बाय क्यू, इसके अंदर चार्ज क्या था, जीरो रहता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता था, जीरो। वो आपको गॉस लॉ में बताया हुआ है, ठीक है। तो गॉस लॉ यहाँ देखिए, ई बराबर जीरो तो क्यू इनसाइड बराबर जीरो, है ना। तो यहाँ एक गॉसियन सरफेस बना दिया मैं, देखिए यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है दिखाने के लिए। तो गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो जीरो होता है तो ये अंदर वाले लेयर में कितना, माइनस क्यू है। तो जीरो करने के लिए इसके बाहर वाले लेयर में कितना होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके ही क्या बन जाएगा, जीरो। आया बात समझ में। तो इस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर गॉस लॉ एक बता दिए हैं, बाकी सब में हम लोग लेयर भी नहीं दिखाएंगे। एक दो क्वेश्चन में लेयर दिखा देंगे, फिर लेयर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग समझ जाएंगे आराम से कि कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये कि लिखा हुआ भी है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनर और आउटर सरफेस। तो एक बात याद रखिएगा ये चीज़, ये पॉइंट, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो नहीं होता है, उसके मटेरियल के इनसाइड जीरो होता है। मटेरियल मतलब कि जिससे ये बना हुआ है, जिसका ये लेयर है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। बस समझ, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। देखिए ये थिन सेल हो गया, इसके इस साइड में क्या था, प्लस क्यू। ये सारे चार्ज क्या हो जाएगा, इस लेयर अंदर वाले इनसाइड लेयर में आ जाएगा। इनसाइड लेयर में कितना क्या चार्ज आएगा, माइनस क्यू, बैलेंस रहेगा ना। इनसाइड में कितना आएगा, माइनस क्यू। अब चूंकि क्या है कि ये एक थिन लेयर है, थिन लेयर, ऐसे तो इसमें दिखा नहीं रहा है, सिर्फ बता दे रहे हैं, ये एक थिन लेयर है, ठीक है। तो इस थिन लेयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। इसलिए इसके बाहर वाले लेयर में कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, यही इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आए बस में एक सेल का, क्लियर है ये बात। मतलब कि सेल के सरफेस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए जो भी प्लस माइनस लगाना पड़ेगा वो चार्ज का वैल्यू होगा, इनसाइड और आउटसाइड। आए बस में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे इसका, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए एक सेपरेट वीडियो इसका हम बना दिए, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन आ जाता है। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर क्या है, एक शेल है, इसमें क्या है, क्यू चार्ज है, इसमें क्या है, टू क्यू चार्ज है। मतलब इसके सरफेस पे टू क्यू चार्ज है और इसके अंदर क्यू चार्ज है। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो देखिए इसको यहाँ पर बना के दिखाया गया है कि ये जो सेल है क्यू चार्ज है। तो पहली बात अभी बताए थे कि ये इनसाइड लेयर में, मतलब सरफेस की इनसाइड लेयर में कितना चार्ज लाएगा, माइनस क्यू। ये माइनस क्यू लाएगा इनसाइड। और बताया थे ना कि सरफेस पे चूँकि चार्ज क्या रहता है, जीरो, मतलब चार्ज जीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। तो इसके कारण क्या करना, यहाँ पर टू क्यू चार्ज था ना, देखिए टू क्यू चार्ज सरफेस पर, तो माइनस क्यू तो यहाँ आ ही गया। तो बैलेंस रखने के लिए इसके ऊपर वाले लेयर में कितना रहना चाहिए था चार्ज, थ्री क्यू माइनस क्यू था ना, टू क्यू आएगा। अब अंदर का क्यू का चार्ज क्यू। चार्ज इसमें समझ गया, बहुत ही आसान है। क्यू जो है वो क्यू ही रखना है, ठीक है। इसके इनसाइड में कितना आ जाएगा, माइनस क्यू, और ऊपर में लेयर में कितना, टू क्यू। तो इसका लेयर में कितना हो जाएगा, थ्री क्यू, क्योंकि इनसाइड में इसका नहीं दिखाया हुआ है। तो थ्री क्यू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, टू क्यू, बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्यू दिया हुआ है इसके लेयर के ऊपर, माइनस टू क्यू दिया हुआ है इसके लेयर के ऊपर, थ्री क्यू दिया हुआ है। अब गॉसियन सरफेस हमने नहीं दिखा, ये गॉसियन सरफेस था, अब हमको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। देखिए सेल है, क्यू था, इसके अंदर में कितना आएगा माइनस क्यू, सेल है, क्यू था, इसके अंदर में कितना आ जाएगा माइनस क्यू, ये हो गया। क्योंकि इसके बाहर में कितना है -2q, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर -q होगा ना, -q कितना हो जाएगा -2q हो गया, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर है -q, तो इसके तो अपोजिट हो जाएगा +q होगा, और इसके ऊपर में कितना 3q है, तो +q, इसमें कितना चाहिए 2q, तो 2q + q 3q हो गया। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है चार्ज कैसे हुआ। सिर्फ याद रखना है क्या, देखो ये बात है कि सेंटर में +q, तो इसके अंदर में एक दे देना है -q, अपोजिट चार्ज। इसके सरफेस पे कितना है तो -2q, तो इसके लिए दोनों को -2q कितना हो जाएगा, सॉरी -q कितना हो जाएगा -2q बराबर हो जाएगा। आए बस बस यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखना रहता है। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है q, फिर इसके सरफेस में -3q, फिर है 2q सरफेस और फिर है इसमें q, तो डायरेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर देंगे। कैसे, तो देखिए अभी बताए थे ना, q है, इसके नीचे वाले लेयर में कितना होगा -q, कुछ समझे छोटे -q। अब सरफेस पे देखिए कितना है -3q है, तो -3q तो -q तो पहले से था, तो -2q हो जाएगा। अब एक और लेयर लगाना है, -2q इसका अपोजिट जस्ट कुछ सोचना नहीं है, +2q कर देना है। अब सरफेस पे देखना है, देखिए 2q तो पहले से है, मतलब +2q, मतलब यहाँ पर कितना होगा बाहर में 0 चार्ज हो जाएगा। एक और लेयर लाएंगे और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 0 चार्ज, यहाँ भी आ जाएगा, और ये क्या है q चार्ज है, तो q चार्ज ऊपर लग जाएगा। हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं हल्का। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल बता दिए हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, आराम से इसको देखना है। ठीक है, ध्यान रखना, देखिए पहला क्या है कि चार्ज जब क्यू रहा है, देखिए पहला जब चार्ज क्यू रहा है तो याद रखना है कि कुछ सोचे समझ भी ना, इसके अंदर -q लगा देना है अपोजिट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि इसके लेयर में 2q है, तो फिर इसके अपोजिट कहता हूँ -2q, है बस समझ। तो इन साइड और आउट साइड दोनों में चार्ज निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, थोड़ा सा ये देखिए है ना, हार्ड करके दे दिए हैं, तो इसको देखिए हम डिस्कस करते हैं। देखिए 3 कॉन्सेंट्रिक है ना, देखिए सर्कल है, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, रेडियस है r, 2r, 3r। पहला सेल ए सेल में q चार्ज है, स्मॉल q चार्ज, बी सेल में कोई चार्ज नहीं है, बी सेल में तो कोई चार्ज दिया हुआ नहीं है, अंदर होगा चार्ज लेकिन दिया हुआ नहीं है, और सी सेल में 2q चार्ज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर असल में ए में q चार्ज, सी में 2q चार्ज। अब बी को देखिए यहाँ अर्थिंग कर दिया गया है ना, बी को यहाँ अर्थिंग कर दिया गया, तो बी का अर्थिंग का मतलब याद है पार्ट 7 में बताया है, अर्थिंग का मतलब कि बी के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना 0, जब भी अर्थिंग कर दिया जाए तो बी के सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, है बस समझ में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल, 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल है ये, बी इज अर्थेड, बी को अर्थ किया हुआ है, शो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ ईच सेल। तो प्रत्येक सेल में क्या करना पड़ेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको बी सरफेस पे चार्ज निकालना पड़ेगा। बताए थे पार्ट 7 में हम कि अगर किसी को अर्थिंग किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसके सरफेस का पोटेंशियल क्या है 0 है, लेकिन उसके चार्ज 0 नहीं है। ठीक है, उसके सरफेस का पोटेंशियल 0 लेकिन चार्ज 0 नहीं है, तो हमको चार्ज यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो देखिए चार्ज निकालने के लिए मान लिया कि लेट चार्ज ऑन बी सेल बी क्यू ना, क्यू मान लिया कि बी सेल पर चार्ज कितना है क्यू होगा। सिंस
चूँकि क्या बताया था कि बी सेल इज अर्थड, बी सेल को अर्थिंग कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यह आपको पार्ट 5 में भी बताया गया है, 6 में बताया गया, 7 में बताया गया है कि ठीक है कि किसी भी सरफेस का पोटेंशियल अगर बहुत सारा चार्ज है तो सब चार्जों को कारण उस सरफेस पे पोटेंशियल आता है। ठीक है, ये बताए हुए हैं। तो बी सेल इज अर्थड, तो बी बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल जो है ए के कारण आएगा, बी के कारण आएगा, सी के कारण आएगा, मतलब तीनों सेल के कारण है ना पोटेंशियल का वैल्यू आएगा बी सेल पर। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, देखिए ये हो गया ए सेल, इसमें कितना चार्ज था? क्यू चार्ज था। दूरी क्या था? तो आर था। और ये हो गया बी सेल। ठीक है, ये हो गया बी सेल, इसका दूरी कितना था? 2r था। तो हमको ए के कारण, ये क्यू चार्ज के कारण बी सेल पर क्या निकालना? पोटेंशियल निकालना है। क्यू चार्ज के कारण बी सेल पर पोटेंशियल निकालना है। तो क्या होगा भाई? तो देखिए बी सेल पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये ए सेल के लिए बी सेल क्या है? आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं? बोलिए। ए सेल के लिए बी सेल क्या है? आउटसाइड पॉइंट है। तो आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, आउटसाइड का पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, के क्यू और आर कितना है? मतलब दूरी सेंटर से 2r। तो ए सेल के कारण क्यू चार्ज, ए सेल पर क्यू चार्ज के कारण बी पर पोटेंशियल कितना निकलेगा? के क्यू बाय 2r। देखिए यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं के क्यू बाय 2r। ये ए के कारण हो गया। बी के कारण, देखो बी के कारण निकालना है सेंटर से कितना दूरी? 2r। इसके सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय आर। और चूंकि बी पर अभी हम चार्ज माने हैं कैपिटल क्यू, आर मतलब रेडियस, सेंटर से जितना रेडियस है तो 2r है। तो के कैपिटल क्यू बाय 2r है ना। देखिए के कैपिटल क्यू बाय 2r हो गया। सी सरफेस के कारण, तो देखिए बनाते हैं सी, इस पर कितना चार्ज था? 2q था। और अंदर में है बी, मतलब यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है ना। ठीक है, इसका था दूरी कितना? 3r। ठीक है, ये था 2r, ये बी सेल। तो सी के कारण निकालना है बी सेल पर, मतलब ये इनसाइड पॉइंट हुआ। देखिए तो ये इनसाइड पॉइंट हुआ, इनसाइड पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए ना, बी सेल पे चाहिए सी के कारण, तो इनसाइड पॉइंट पे चाहिए। इनसाइड का फॉर्मूला पोटेंशियल का, तो जो सेल के कारण निकल रहा है उसका सरफेस का जो फॉर्मूला होगा ना वही सेल का होगा। तो के क्यू बाय आर, क्यू कितना है? 2q, और आर कितना है? 3r। तो के 2q बाय 3r। तो ये सी सेल के कारण बी पर पोटेंशियल हो गया के 2q बाय 3r। इन तीनों का सम का वैल्यू क्या है? 0। इन तीनों के सम का वैल्यू क्या है? 0। इसमें से के बाय आर देखिए सभी में कॉमन है, तो के बाय आर को क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। क्यू बाय 2 प्लस कैपिटल क्यू बाय 2 प्लस 2q बाय 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें से के बाय आर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और स्मॉल क्यू बाय 2 प्लस कैपिटल क्यू बाय 2 प्लस 2q बाय 3 बराबर 0। इसमें क्यू का वैल्यू निकालेंगे, पहले चार्ज का वैल्यू निकाल, तुरंत चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहला काम है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करना रहे तो जिस सेल में चार्ज नहीं है उसका चार्ज पहले निकालेंगे। ठीक है, तो कैपिटल क्यू बाय 2, तो कैपिटल क्यू बाय 2, अब ये सब को उधर ले जाएंगे मतलब राइट साइड में, तो माइनस 2q बाय 3 और माइनस q बाय 2। एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? -7q बाय 6। कैपिटल क्यू बाय 2 बराबर -7q बाय 6। 2 से 6 को काट दिए 3 बार में, मेरा क्यू कितना आ गया? -7 स्मॉल क्यू बाय 3। तो ये मेरा आ गया कि बी सेल पर चार्ज कितना है, ये पता चल गया। अब देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा जो क्वेश्चन था अब वो कर सकते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो पहला जो सेल है उसके सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। दूसरा जो सेल है उसके सरफेस पे कितना चार्ज है, अभी निकाले थे -7 Q/3 चार्ज है। और तीसरा जो सेल है उसके सरफेस पे कितना चार्ज था, 2Q है। अभी हम बताएं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। अंदर देखेंगे, अंदर में कोई चार्ज है, नहीं है। जब अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो ठीक है, देखिए चार्ज ये तो समझ गए कैसे हुआ। तो अंदर में कोई जब चार्ज नहीं है तो क्या लिख देंगे, अंदर में जब कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिख देंगे। जब चार्ज ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। सरफेस पर, तो सरफेस पे क्यू चार्ज था ना, तो क्यू लिख दिए, ओके। अब देखिए दूसरा सेल में आते हैं, क्यू था पहले से ही, तो इसके पता है क्यू है तो -Q यहाँ आ ही जाएगा। और दूसरे सरफेस पे चार्ज टोटल कितना है, -7Q/3, तो इस पर कितना होगा, -Q तो पहले आ गया, तो क्या करेंगे, -7Q/3 में माइनस कर देंगे -Q, है ना, -7/3 में माइनस कर देंगे -Q, तो आ जाएगा कितना, -7Q/3 अब +Q, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4Q/3 है, बस -4Q/3। ठीक है, तो इसके दूसरे वाले सरफेस पे कितना आ गया, -4Q/3। अब देखिए इसका तीसरा वाला सरफेस देखते हैं, यहाँ -Q था ना, यहाँ पे Q था, यहाँ पे 0 था। देखिए सीधे बताए थे कि जो सरफेस पे आएगा -4Q/3, इसमें डायरेक्ट लगाना क्या चाहिए, +4Q/3। और तीसरा लेयर में कितना चार्ज है, 2Q है, तो 2Q में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो 2Q - 4Q/3, ये घटाया हुआ आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2Q/3 हो जाएगा, 2Q/3, तो चार्ज कितना आ जाएगा ऊपर में, 2Q/3। तो ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जितना भी प्रोसेस बताए हैं आपको, ये यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, देखिए देखिए ये पूरा यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया हुआ है। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन अच्छी तरह से है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ध्यान रखना है कि अगर किसी सेल में क्या है, चार्ज नहीं है, किसी सेल में चार्ज नहीं है तो उसको चार्ज निकालेंगे पहले, तब जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उससे दिक्कत थोड़ा बनता उससे भी है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आए बस। तो इसलिए पहले चार्ज निकालेंगे तब जाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ गया। तो ये टॉपिक था क्या चीज़, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द थिन सेल, है ना, थिन कंडक्टिंग सेल, कि कैसे कंडक्टिंग सेल में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ गया कि आप लोग को पार्ट 8, ठीक है। तो हम लोग अगला वीडियो पार्ट 9 में, ठीक है, देखेंगे। वैसे में तो आप लोग शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये ज़रूर आप लोग कर दीजिए, ठीक है, शेयर लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। तो थैंक यू।